as the pillars of democracy. Fundamental rights are basically the pillars of democracy. Is it clear to you all? मेरे को ना सिर्फ एक दो बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सभी इस पर रिप्लाई करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर हम इन नेचर की बात करें, व्हाट आर द नेचर ऑफ राइट्स? सो दीज राइट्स आर इक्वल टू ऑल। बेसिकली तो फंडामेंटल, हिमांशु जस्ट टेक्स्ट देम, दोज हु आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियो ना, दे शुड रिकनेक्ट देमसेल्फ, दोबारा से ज्वाइन करें या तो, या इनके डिवाइस में इशू होगा। सो इतना आपको आवाज क्लियर आ रही है? ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली इक्वल टू ऑल, दीज राइट्स आर इक्वल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। द अदर थिंग कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने जस्टिसेबल दिया है, मतलब इन्होंने एक एज अ राइट बनाया है फंडामेंटल राइट, जिनको हम दीज राइट्स आर जस्टिसेबल। दैट मींस कि वंस if our fundamental rights are infringed, then we can directly go to the court. Fundamental rights are not absolute. Not absolute means कि पूरी तरीका से absolute नहीं है, कुछ conditions हैं जहां पर fundamental rights को suspend किया जा सकता है, जैसे emergency period के टाइम पर। तो ये चीजें भी हमें धीरे धीरे समझनी होंगी। तो बेसिकली जब हम आगे इनको कंटिन्यू करेंगे क्लासेस में, तो हम इसकी डेप्थ में पढ़ेंगे। अब डेप्थ में क्या क्या पढ़ना है, हमें फंडामेंटल राइट्स का बैकग्राउंड पढ़ना है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई आर्टिकल 12 टू जो 13 है, 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है, 13 के अंदर लॉज आर इनकंसिस्टेंट बताए हैं, 14 में जाकर के 14 टू 18 की राइट टू इक्वलिटी है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो फंडामेंटल राइट्स की, ये हमें पढ़नी है। फिर हम कुछ केसेस कवर करेंगे इससे रिलेटेड, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम साथ के साथ इसमें कवर अप करते रहेंगे। तो आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की, कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। बेसिकली दे लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि इमरजेंसी टाइम पीरियड में या कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर कि इनको सस्पेंड किया जा सकता है, सो दे आर नॉट एब्सोल्यूट। तो इनको अथॉरिटी किसके पास है लिमिट करने की? सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। ठीक है, अदर पॉइंट इज कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को अब हम दो पार्ट में पढ़ते हैं बेसिकली। जैसे पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स, while second part is फंडामेंटल राइट्स फॉर बोथ फॉरेनर्स एज वेल एज इंडियन सिटीजन्स, जो दोनों के लिए हैं। और कुछ तो हमें इसमें डिफरेंसेस पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट बता देगा, वो आपको फंडामेंटल राइट का कोई एक आर्टिकल दे देगा और पूछेगा कि दीज राइट्स आर अवेलेबल फॉर फॉरेन नेशनल्स और नॉट, देन वी हैव टू नो अबाउट देम। ओके, नाउ is there now is there एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, you have to give answer. Is there any way to amend fundamental rights? अनम्यूट करके भी दे सकते हो, टेक्स्ट में चैट करके भी दे सकते हो आंसर। Is there any way to amend the fundamental rights? Sweta, am I audible? So what is the way? Alok, just tell me what is the way? How can we amend the fundamental rights? हाँ, आवाज बहुत कम आ रही है। Exactly, we can amend the fundamental rights without affecting its basic structure. Okay,
We already know about the Kesav Nanda Bharti case. We will read it again. हम आगे भी इसको कवर अप करेंगे चीजों को. तो फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 12 to 35 इट कवर्स द बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो मेंशन्ड है पूरी तरीके से. वो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 में मेंशन है. अब इनके अंदर कौन कौन से राइट्स हैं जो हम पढ़ेंगे. सॉरी, हेलो, is there any question? Then you can unmute yourself, otherwise you have to be unmute, you have to mute yourself. Disturbance or noise create होगी otherwise. So we will talking about the fundamental rights between article 12 to 35. So what are the basic fundamental rights? What are the fundamental rights which are mentioned in this? These are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. एक और राइट था यहाँ पर मेंशन, टोटल 7 थे पहले. राइट टू राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको अभी अमेंड कर दिया गया. ठीक है, हम उनको आगे पढ़ेंगे. अगर मैं आर्टिकल 12 की बात करूं और आर्टिकल 12 को रीड आउट करूं तो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन कुछ ऐसे है. इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट. अब जो स्टेट वर्ड है ना, इसके ऊपर है डेफिनेशन. बेसिकली डेफिनेशन किस चीज की दी हुई है आर्टिकल 12 के अंदर? स्टेट की. तो केयरफुली लिसन करना. द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट and legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. देखो क्या कह रहा है कि स्टेट के अंदर कौन कौन चीजें होंगी. तो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, सारे स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेचर्स, गवर्नमेंट जहां पर है यूनियन टेरिटरीज में, सभी लोकल और अदर ऐसी अथॉरिटीज जो इंडियन टेरिटरी के अंदर है, वो कहां पर आएंगी? स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कवर होती है. क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुई? ओके. सो नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड्स द आर्टिकल 13. laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Clear? All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. क्या मतलब है? कह रहा है कि आर्टिकल 13 कह रहा है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. लॉज, ऐसे लॉज जो इससे रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने से पहले तक भारत में लागू थे, वो सभी वॉइड डिक्लेयर होंगे. कब से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लागू होने के बाद से. क्लियर हुआ? ओके. Then we come to the next, that is right to equality. So basically right to equality जो फंडामेंटल राइट है, इसके अंदर हम 4 आर्टिकल देखते हैं. 14, 15, 16, 17 और 18. टोटल 5 है, 14 to 18. तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ. लॉ के इन फ्रंट में हर एक इंडिविजुअल इक्वली ट्रीट होगा. नो पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल form. So article 14 provides that the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. तो मतलब कि कोई कानून बना हुआ है, अब वो जो कानून है उसको लेकर के हर एक इंडिविजुअल, किसी भी पोस्ट होल्डर हो, किसी भी जगह पर बैठे हो, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा उस लॉ के अकॉर्डिंग. क्लियर हुआ? ओके. So next, Article 15. This is about the prohibition of discrimination. Article 15. So on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. ठीक है. अब क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. किस आधार पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ.
अभी एक क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या इनके इन चीजों के अलावा किसी बेसिस पर अगर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट किए हैं तो वो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होगा या नहीं होगा? नो, एग्जैक्टली, श्वेता ने नो बोला है। तो जो इन ग्राउंड्स के बेसिस पर, अगर इनके अलावा किसी बेसिस पर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर कवर अप नहीं होगा। सो according to this article, nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children। साफ साफ मेंशन है कि भाई वुमेन और चिल्ड्रन के लिए अलग से लॉ बना सकती है स्टेट। इस आर्टिकल के अंदर का एक एक्सटेंड पॉइंट है, क्लॉज जुड़ा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगर कोई हम स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, nothing in this article or in clause 2 or article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes। एक और सब क्लॉज जुड़ा हुआ है इसके अंदर कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सिटीजन्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और ट्राइब्स के लिए। वहां पर भी कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा इस आर्टिकल का। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी की बात की गई है अगेन राइट टू इक्वलिटी के अंदर। तो इसमें फिर से क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कह रहा है कि इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts or promotion in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। क्या कह रहा है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में स्टेट को ये आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो प्रोविजन बनाने से रोके, रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाने से रोके स्टेट को किन के लिए, इन द फेवर ऑफ, इन द अपॉइंटमेंट्स, पोस्ट और प्रमोशन इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, जिसको किसकी ओपिनियन में होना चाहिए, स्टेट के। क्लियर? अभी क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट की तो कई सारी डिबेट्स के बीच में फॉर्म्स डिबेट चल रहे थे। डिबेट्स में लगातार चीजें जब चली तो एक बड़ा मुद्दा था हमारे देश के अंदर, वो था अनटचेबिलिटी का। लोग जो थे एक दूसरे के साथ कास्ट के आधार पर एक अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस थी वो बहुत ज्यादा नेशन के अंदर फैली हुई थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली, उन्होंने डिबेट्स किए तो उन्होंने एक आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट में ऐड ऑन किया, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि किसी भी तरीके का कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा अनटचेबल बेसिस पर। all are equal, we have to treat each and every single individual as equal, we don't have to discriminate them on the basis of their caste or by birth, by birth caste। clear? abolition of titles, आर्टिकल 18 की अगर हम बात करें, no title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state। कह रहे हैं किसी भी तरीके का टाइटल्स, किंग्स होते थे जैसे पहले, जमींदार, ये सारे टाइटल्स कोई यूज नहीं करेगा। सिर्फ स्टेट अगर कोई कंफर्म करती है मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शंस तो वो अलाउ है। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? ओके, एक दो बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बाकी क्लास में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल? ओके, सो अभी जो हमने एक ब्रीफ लिया ना, ब्रीफिंग जो थी, इट इज ऑल अबाउट द राइट टू इक्वलिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की अगर मैं बात करूं तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 19 is basically about the freedom of speech and expression। okay,
इसके साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 361 में मेंशन है। अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उसके साथ साथ कुछ चीजें और जुड़ी हुई हैं, जैसे फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं आर्म्स के बिना, ठीक है। एक पीसफुल असेंबली हो सकती है, प्रोटेस्ट के लिए हो सकती है, किसी डिस्कशन के लिए हो सकती है, कोई इसमें रोक टोक नहीं होगी, कोई किसी को नहीं रोकेगा इस तरीके से, कोई भी अगर कहीं असेंबल हो रहे हैं उसके लिए। साथ ही साथ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, यूनियंस बन सकती हैं, एसोसिएशंस बन सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। बस हाँ, आर्टिकल 33, 34, 35 की तरफ जब बढ़ेंगे हम, तो हमें कुछ दिखेगा कि मिलिट्री और पुलिस पर्सनल्स को इसमें जुड़ने के लिए मना किया गया है। क्लियर हुआ? फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वन शुड मूव फ्रीली विद इन द कंट्री, नो वन शुड स्टॉप देम टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अंडर until unless there is special condition, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पर लागू किया गया था, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, पढ़ाने से पहले एक बार हमने क्लास में स्टार्ट किया तो बताया कि भाई फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट इनको लिमिट कर सकती है, ठीक है। तो जब कोरोना कोविड के टाइम में चीजें आई तो इन्होंने यहाँ पर लिमिट किया। हमारा फंडामेंटल राइट था कि हम जा सकते थे एक दूसरी जगह दूसरी जगह, बट रोका गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम स्पेशल कंडीशंस अराइज थी, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज, श्वेता ने सही आंसर बोला है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमारे पास फ्रीडम है कि हम भारत के किसी भी जगह पर जाकर के रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, कोई रोक नहीं है। साथ ही साथ एक और फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसमें क्या है कि भाई हम किसी भी तरीके का प्रोफेशन कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं किसी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को, बट स्टेट क्या है, स्टेट कैन इम्पोज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस राइट इन विच इंटरेस्ट, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए स्टेट की, फ्रेंडली रिलेशंस फॉरेन स्टेट्स के देखते हुए, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरलिटी के बिहाफ पर रोक सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस। तो जो कोई एक पर्सन है तो उसे किस बिहाफ पर पनिश किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही बिहाफ पर पनिश करने का, वायलेशन ऑफ लॉ, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? पर्सन कैन ओनली बी पनिश्ड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ एंड नथिंग एल्स। इतनी बात समझ आई? इसी में एक और चीज है कि एक पर्सन को एक ही बार पनिश किया जाएगा, कोई एक ही क्राइम के लिए कोई दो बार पनिश नहीं होगा। सो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। बात आ रही है समझ में? एक और चीज इसमें जुड़ी हुई है कि कोई भी पर्सन जो अक्यूज्ड है उसे कंपेल नहीं किया जा सकता विटनेस बनने के लिए अपने ही खिलाफ। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इतनी बात समझ आई? देन आता है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। भाई हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी के पास अपनी पर्सनल लिबर्टी है, उसके साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर कोई किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में इंटरफेयर करेगा तो आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होगा, यू कैन डायरेक्टली मूव टू द कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? देन देयर कम्स राइट टू एजुकेशन, दैट इज आर्टिकल 21A। कोई मुझे बताएगा आर्टिकल 21A कब आया? 86th अमेंडमेंट इन विच ईयर? एग्जैक्टली 86th अमेंडमेंट 2002। तो क्वेश्चन इसी तरीके से अराइज होगा। अगेन एग्जाम फॉर्म, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक चीज याद रखना
कि एग्जाम में ना कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पुट अप करेगा कि भाई 86 अमेंडमेंट में इनमें से कौन सा आर्टिकल इंपोज किया गया है। बात आ रही है समझ में आपको? ओके, आगे चलते हैं, आते हैं आर्टिकल 22 की तरफ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अगेंस्ट सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 कहता है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। देखो क्या कह रहा है, ये अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन दिया गया है कि किसी को भी आप बेवजह यूं ही अरेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कह रहा है कि कोई पर्सन जो है उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता, और अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो, कस्टडी में ले रहे हो, तो उसको बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए आप ऐसा नहीं करोगे। यू हैव टू टेल द ग्राउंड्स ऑन विच ग्राउंड यू आर अरेस्टिंग सम पर्सन। क्लियर? इसके साथ साथ उसकी राइट है कंसल्ट करने की अपने लॉयर्स के साथ, लीगल प्रैक्टिशनर जो भी उसकी चॉइस का होगा वो उसके साथ जाकर के कंसल्ट कर सकता है। क्लियर हुई बात? आगे इसके साथ साथ एक और चीज है कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है और डिटेन करते हैं उसे हम कस्टडी में, तो उसको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास हमें हाजिर करना होगा, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate। बात क्लियर हुई इसमें कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट अगर हम करते हैं और डिटेन करते हैं तो हमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होगा। उसमें से आने और जाने का जो समय है उस डिस्टेंस पर उसको हम हटा देंगे। क्लियर? अब कई बार क्या होता है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू करते हैं हम कि भाई इसको ना हम पहले रोक रहे हैं जस्ट फॉर देम कि कोई आने वाले समय में कोई लॉ का वायलेशन ना हो, इसलिए हम इसको डिटेन करके रख रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर लेते हैं चीजें। इसमें एक चीज समझना कि अब किसी को कितने टाइम पीरियड के लिए आप बाउंड कर सकते हो, ऐसे प्रिवेंट कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो। तो कह रहा है कि जो पीरियड है ना वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, किसी भी पर्सन को आप 3 मंथ से ज्यादा हाउस अरेस्ट करके नहीं रखोगे। बात हुई क्लियर? आगे चलते हैं, आगे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 और 24 में ये दो चीजें मेंशन है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर वर्कआउट नहीं होंगे। आप किसी को फोर्सफुली लेबर वर्क नहीं दोगे, ह्यूमन का ट्रैफिकिंग नहीं होगी, वायलेशन अगर होता है तो इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होंगे दोबारा से। साथ ही साथ एक और चीज है इसमें आर्टिकल 23 में, प्रोविजन ऑफ कंपलसरी सर्विसेज। स्टेट कैन नॉट फोर्स पीपल टू डू कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। फिर आते हैं आर्टिकल 24 की तरफ। अब आर्टिकल 24 क्या कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, children below the age of 14 years will not be allowed to work in factories, mines or in other dangerous places so that their health is not adversely affected। बात आई समझ में कि जो बच्चा है 14 साल से कम का, उसको हम फैक्ट्रीज के अंदर, माइंस के और ऐसे कोई भी डेंजरस प्लेसेस जहां पर उसकी हेल्थ का इश्यू हो सकता है वहां पर हम उसको काम नहीं करने देंगे। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर यही है। क्लियर? फिर आता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 टू 28। इसके अंदर क्या चीज मेंशन है कि फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, आर्टिकल 25। ठीक है कि भाई अपनी कोई कोई भी पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल सिटीजन अपनी मर्जी के से किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, कोई उसे रोक टोक नहीं होगी। आर्टिकल 16 कहता है कि फ्रीडम है मैनेज करने के लिए रिलीजियस अफेयर्स को, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। कोई अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाह रहा है, रिलीजन को
चलाना चाह रहा है तो वो उनको मैनेज कर सकता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? कहता है कि फ्रीडम नॉट टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर आप किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई भी टैक्सेस नहीं देने होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, आर्टिकल 28 पढ़ते हैं, देखते हैं। तो आर्टिकल 28 में नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 सब क्लॉज 1 बोलता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। प्राइवेट एजुकेशनल अगर इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अगर रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही है तो वो बच्चे की बिल के अगेंस्ट नहीं हो सकती। इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस एजुकेशन नॉट अगेंस्ट द बिल ऑफ द इंडिविजुअल। क्या कौन सा आर्टिकल बताता है? मैं ये आर्टिकल 28 सब क्लॉज 3। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चीजें समझ आ रही हैं? कहीं किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इज देयर एनी डाउट? ओके, शुड वी गो अहेड? आगे चलें, चीजें क्लियर हो रही हैं तो ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। ये कौन कौन से दो आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 29 और 30। तो 29 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 29 सब क्लॉज 1 बता रहा है कि जितने माइनॉरिटीज ग्रुप है ना इंडिया के अंदर, इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ये अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं रिलीजियस बेसिस पर। ठीक है। इसके अलावा है फ्रीडम टू गेट एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके पास फ्रीडम है एडमिशन लेने का। 29 सब क्लॉज 2। आगे चलते हैं। राइट टू माइनॉरिटीज टू स्टेबलाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप है ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, मदरसे वगैरह रन करते हैं, या जैसे कुछ पर्टिकुलर माइनॉरिटीज ग्रुप हैं उनके स्कूल्स कॉलेजेस रन करते हैं। ठीक है। तो वो क्या है, वो इसी इसी आर्टिकल के थ्रू चल रहे हैं, इसी आर्टिकल्स के अंदर से उन्हें सोर्स मिल रहे हैं। जब ग्रांट्स दिए जाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को तो इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 के अंदर पता चलता है। अभी फिर आता है